अच्छा, तो रिज्वाइनिंग से पहले हम ये बात कर रहे थे कि आसान अल्फाज में उसने बेसिकली किया यही है कि उसने गवर्नमेंट को नुकसान ज़रूर पहुंचाया है, जुर्माने से उसने अपने आप को फिर भी बचा लिया कि ओवरऑल टैक्स जो है वो ऑन दी एवरेज एक ही पड़ रहा है, लेकिन हुकूमत के 2 लाख रुपए वो पूरे साल इस्तेमाल करता रहा है। टैक्स सेव करके 42 लाख की सेविंग होनी चाहिए थी, उसने 44 लाख की सेविंग की है। मींस वो गवर्नमेंट के 2 लाख रुपए पूरा साल इस्तेमाल करता रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट से क्या मुराद है कि अगर आप किसी से लोन लेंगे, ऑब्वियसली 2 लाख रुपए का लोन हो या जो भी हो, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इट्स एन इंटरेस्ट फ्री काइंड ऑफ अ फाइनेंस जो कि आपने अपनी मैनिपुलेशन से, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से आपने अपने पास रखी है और आप उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ठीक है? यस सर। दिलावेज ने क्वेश्चन पूछा था ये, तो दिलावेज को ये बात समझ में आ गई है जो हमने कैलकुलेशंस की हैं? जी सर। ठीक, इसको हम इस तरह करते हैं, हम इसको कर लेते हैं सेव इसी जगह पे। ताकि मुझे जब बाद में ज़रूरत पड़े तो ये मेरे पास अवेलेबल हो। सर मैं ये पूछा था कि ये जो हमने कॉस्ट निकाली है कैसे, ये जो हमने कॉस्ट निकाली है, ये कैसे निकाली है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ठीक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे और इसको आप माइनस कर देंगे, इसको आप माइनस करेंगे तो तब ये फिगर आएगी। ठीक है। तो सर ये अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो फिर मतलब ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट का क्या फायदा है? दोनों सेम तो नहीं आ रहे। सर ये 82 आ रहे हैं। हाँ, ये वो असल में आपकी कॉल ड्रॉप हो गई थी, तो आपके लिए एक दफ़ा फिर हम जो है इस बात को दोहराते हैं कि यार 2-3 काम इसमें हुए हैं। ओवरऑल बात तो 82 लाख ही है, लेकिन अगर बाकी सारी चीज़ों को छोड़ भी दिया जाए, उसने 2 दफ़ा चीट किया है गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी, और उसने चीट किया है बैंकर्स को भी। एक दफ़ा उसको अमाउंट पे करनी चाहिए थी, यानी उसको सेविंग होनी चाहिए थी टैक्स की सूरत में 42 लाख की, जबकि वो 44 लाख की सेविंग ले गया। तो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा सेविंग हुकूमत से क्लेम कर लिए उसने, और वो अमाउंट जो कि गवर्नमेंट की होनी चाहिए थी 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा बचा लिए ना उसने। सही जी। तो वो जो 2 लाख रुपए उसने बचाए हैं वो उसके अपने पैसे तो नहीं है। सर अगले साल 2 लाख कम भी तो उसने की है अपने खुद सेकंड ईयर बिल्कुल सेविंग में से। बिल्कुल, लेकिन पूरा 1 साल वो गवर्नमेंट के, वो जो जिसको नहीं कहते कि किसी और के खर्चे पे आप अयाशी कर रहे हैं, तो पैसे गवर्नमेंट के हैं, यूज आप कर रहे हैं, और पूरा 1 साल यूज किया है आपने। ऑब्वियसली उससे प्रॉफिट जनरेट भी किया होगा, ऑब्वियसली आपने उस पैसे के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना चाहिए था। अगर आप किसी से यही अमाउंट आपको लोन लेनी पड़ जाती तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता, आपने वो भी नहीं पे किया, आपने तो मुफ्त में एंजॉय की अमाउंट ये गवर्नमेंट वाली।
फिर एक तो और सर फाइनर पॉइंट है, लेकिन वो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने अभी तक फाइनेंस पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? सर पढ़ी भी है पढ़ी बैचलर्स है में जी। अभी, एमबीए में पढ़ी है? नहीं नहीं, बैचलर्स में सर, एमबीए में तो बीए पहला सब्जेक्ट है हमारा। अच्छा, अब वो फिर मानूर को समझ में नहीं आएगी, लेकिन बहरहाल आप बाकियों के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, चलें, वो जो फिर फाइनल पॉइंट है इसमें वो ये है कि जो प्रेजेंट वैल्यू है आज वो 44 लाख की सेविंग कर गया है, और पूरे एक साल बाद उसने आपको वो जो अमाउंट जो उसने कम सेविंग की है, तो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होते। प्रेजेंट वैल्यू वर्थ वाइज फ्यूचर वैल्यू से ज्यादा होती है। तो अगर इस हवाले से भी अगर आप देखेंगे तो वो गवर्नमेंट का नुकसान कर गया, लेकिन इट्स अ फाइनर पॉइंट, बस इस हद तक ना जाएं। आप बस जो मेन जो चीजें हैं वो ये जहन में रखने की कि एक तो उसने मैनिपुलेशन की है, और एक दफा भी नहीं, दो दो दफा की है। टैक्स पे उसको कुछ और करना चाहिए था, उसने किया कुछ और। गवर्नमेंट की अमाउंट उसने यूज की है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज की है। तो ऐसे सर जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन के टाइप हमें शो हो रहा है, ऐसे ऐसे भी बिजनेसेस करते हैं ऐसे काम जैसे ये तो बताया। बिल्कुल करते हैं, और छोटे छोटे भी नहीं, बड़े बड़े बिजनेसेस इस किस्म की हरकतें करते हैं। तो ये नैब का वही सीन होता है, इसलिए नैब वगैरह इनके उसमें होती है मतलब ज्यादा। पाकिस्तान में तो खैर नैब शैब का हिसाब किताब और ही है, पाकिस्तान में क्या नैब और क्या। लेकिन वैसे बहरहाल फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, अब ये छोटी कंपनी तो नहीं है, ना ये छोटा नाम है। नहीं ये आर्मी एग्जैक्टली की है। इस किस्म की हरकतें हरकत उन्होंने एक दफा की भी। ये फर्ग्यूसन वाले जो ऑडिटर थे, दोस्ती था, उसने मसला आइडेंटिफाई किया, और मसला आइडेंटिफाई करने के बाद उनको उन्होंने अच्छी खासी सुनाई। हाँ पाकिस्तान में। सर आप म्यूट हो गए हैं। अच्छा, तो अब ऑब्वियसली देखें, ऑडिटर जो होता है, ऑडिटर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह केमिस्ट्री जानता हूँ अच्छी, लेकिन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। फिजिक्स पता है, बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। मैं एक्सपर्ट अपनी फील्ड में हूँ। अब अगर आप मुझे आके बहुत ही टेक्निकल किस्म की एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देंगे कि ये जो मैंने फर्टिलाइजर बनाया था ये तो बिल्कुल ही खराब हो गया, और इसको तो बाय करने वाला कोई होगा ही नहीं, तो मैं तो यही कहूंगा कि ठीक है। ऑब्वियसली वैसे ऐसा इतनी सादी बात भी नहीं होती है। अगर आपको गड़बड़ के ऑडिटर को मेरे साथ जो है वो कर रहे हैं, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे मैटर्स टेक्निकल होते हैं वहाँ पे वी हायर एन एक्सपर्ट। एक केमिस्ट्री जानने वाले बंदे को हम हायर कर लेंगे, तो उसे कहेंगे भाई ये सुनो, ये क्या कह रहा है, मुझे लग रहा है कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, क्या वाकई ऐसी बात है कि नहीं? अगर वो एक्सपर्ट कहे हाँ जी आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ठीक है। अगर एक्सपर्ट कहे नहीं जी हाँ आप वाकई ये जो बात कर रहा है तो टेक्निकली तो दिस इज करेक्ट, तो फिर हम ऑडिटर के ऊपर है कि वो स्टिल ऑडिटर के ऊपर है कि वो उसकी बात को माने या ना माने। बहरहाल उन्होंने फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने, जो कि इतनी बड़ी कंपनी है, उसने ये हरकत की कि उन्होंने अपने क्लोजिंग स्टॉक को कहा कि भाई ये इसकी एनआरवी 0 है, ये सेल की नहीं जा सकती है, वैल्यू 0 कर दी प्रॉफिट्स को मैनेज करने के लिए।
ऑडिटर्स ने पकड़ लिया उस बात को और उनको उस चीज को रिवर्स करना पड़ा। पीआईए इस डायरेक्टली ये काम नहीं, वो जरा दूसरे किस्म के घपले कर चुके हैं, लेकिन अब वो मैं आपको, वो लीजिंग से रिलेटेड है, लेकिन आपको पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि लीजिंग क्या होती है। और नादरा वो मजीद डिफरेंट किस्म का। तो बड़ी बड़ी ये बड़े बड़े नाम हैं जो मैं आपके सामने ले रहा हूँ। यहाँ पे 2 नंबरियां होती हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल किस्म का क्वेश्चन है और इस किस्म की चीजें होती नहीं है। दिस इज अ रियल लाइफ सिनेरियो। एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं। पीआईए में लीजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अरसे तक जो लीजिंग का स्टैंडर्ड है उसमें देयर वाज अ टेक्निकल फ्लॉ। वो उस टेक्निकल फ्लॉ को बड़े अरसे मैनिपुलेट करते रहे। तो सर ये गवर्नमेंट कुछ एक्शन क्यों नहीं इनके खिलाफ लेती, मतलब ऑडिटर हैं इस बात के लिए। ऑडिटर जाएंगे और देखिए ऑडिटर है ही इस काम के लिए। ऑडिटर जाए। ऑडिटर, जी जी। वो तो मतलब ऑडिटर तो चले अपना काम जैसे अगर करता है, अगर सही ईमानदारी से तो कर ले, लेकिन उसके बाद जो एक्शंस वगैरह जो मतलब वो तो गवर्नमेंट ने लेने होते हैं उनको करने के लिए, तो वो फिर लेता ही नहीं है कोई। देखें अगर तो ऐसा हुआ ना कि ऑडिटर ने किसी इस किस्म की गलत एक्टिविटी की निशानदही की और उन्होंने कहा कंपनी को कि भाई तुम ये काम गलत कर रहे हो, ऐसे ना करो, कंपनी अगर एडजस्ट कर ले। जी। अच्छा, आइडेंटिफाई किया कि भाई ये मिस्टेक कर रहे हैं आप, काइंडली इसको, इस मिस्टेक को करेक्ट कर लें। उस पे फिर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। मैनेजमेंट हमें एक्सप्लेनेशंस देती है कि भाई अगर कोई ये काम किया हुआ है तो क्यों किया हुआ है। अगर वो हमें सेटिस्फाई करने में कामयाब हो जाए तो ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई करने में कामयाब ना हो तो वो काम करना पड़ेगा जो ऑडिटर कह रहे हैं। अच्छा। अगर वो काम ना करे जो ऑडिटर कह रहा है, अच्छा, केस नंबर 1 जो ऑडिटर ने कहा उन्होंने वो काम कर लिया, भाई फेयर इनफ, फिर तो मसला ही खत्म हो गया। हमने चीज आइडेंटिफाई की, हमने बताया भाई ये गलत है, इसको ठीक कर लें, उन्होंने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह ठीक कर ले, तो फिर तो झगड़ा ही खत्म हो गया। गलत काम हमने होने दिया ही नहीं, तो गलत काम हुआ भी नहीं तो फड्डा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैंने कहा कि भाई आप ये काम गलत कर रहे हैं और आप कहें नहीं ये ऐसे नहीं है ऐसे है, मैंने कहा मुझे आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकी, काइंडली एडजस्टमेंट कर लें। उन्होंने कहा कि हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में उस मसले को सबके सामने खुल के बयान कर दूंगा कि इस बंदे ने, और वो ऑडिट रिपोर्ट बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट के साथ लगाना जरूरी है। अगर ऑडिटर ही कह रहा है कि ये 2 नंबरी हुई हुई है और हर पढ़ने वाले शख्स को ये पता लग जाए कि ये 2 नंबरी हुई हुई है, तो फिर तो वो बहुत ही बेवकूफ होगा, जो कि खुद अपने आप को सारे लोगों के सामने जो है वो अपनी रेपुटेशन खराब करवाएगा। तो यूजुअली जो ऑडिटर कह रहा होता है, ऑडिटर की बात जो है वो मान ली जाती है, उसको ठीक कर लिया जाता है। अगर वो ठीक ना की जाए, स्टिल उसमें मौजूद हो, फिर ऑडिटर्स लोगों को बता देता होता है। उसके फिर 2-3 स्टेजेस हैं जिसमें वो बताता होता है। सबसे पहले क्वालिफाइड ओपिनियन होता है। अगर थोड़ी दरमियानी से वो है, हाई किस्म की वो है, 2 नंबरी हुई भी है, तो रिपोर्ट क्वालिफाई कर दी जाती है। क्वालिफाई मींस कि हमने इसके ऊपर एतराज लगा दिया, तो वो बता देगा कि मिस्टेक कहाँ हुई हुई। नंबर 2, इससे ऊपर की रीजन, फिर वो बताएगा एडवर्स ओपिनियन कि यार ये जो 2 नंबरी है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रा सवियर किस्म की है और ये ठीक नहीं की गई है, ये गलती यहाँ यहाँ पे मौजूद है। जगह भी बता देंगे, यहाँ यहाँ पे ये चीज़ मौजूद है और उसका इफेक्ट बड़ी जगहों पे फैला हुआ है। बाकी आपकी अब अपनी मर्जी है कि आप इस पर यकीन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, मैं नहीं कर रहा। अच्छा। इसको एडवर्स ओपिनियन कहेंगे। इससे भी ऊपर का ऊपर की स्टेज,
उसको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कहते हैं। इतनी शदीद सवियर किस्म की खराबियां हैं, ये जो आप रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, जो आप बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, इसमें इतनी सवियर किस्म की खराबियां हैं कि ये तो बिल्कुल ही एक झूठी किस्म की चीज है। और मैं तो इसको इसके ऊपर ओपिनियन देने के लायक भी इसको नहीं समझता हूँ। ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो गया। अब अगर आप फिर भी आपका दिल चाहता है तो पढ़ लें आप और यकीन कर लें इनकी फिगर्स पे। नहीं चाह रहा आपका तो भाई छोड़ दें इसको ना पढ़ें। ये चीज पढ़ने के और एतबार करने के काबिल नहीं है जो फिगर्स इन्होंने बताई हैं। और जो अच्छी रेपुटेशन वाले ऑडिटर्स होते हैं वो इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। मसलन मेरा ही दोस्त अफगानिस्तान ऑडिट करने गया हुआ था। हामिद करजई साहब की हुकूमत थी उस वक्त। ऑस्ट्रेलियन किसी कंपनी के साथ उनका वो मामला चल रहा था। उसमें उन्होंने बहुत सवियर किस्म की जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज थी वो उन्होंने पकड़ ली। उन्होंने कहा ठीक करो इनको। उन्होंने कहा कि हम ठीक नहीं करेंगे। मामला खराब हुआ। उनको कहा गया 24 घंटे के अंदर अंदर हमें तुम लोगों की टीम का कोई बंदा यहाँ नजर आ गया, हम उसको गोली मार देंगे। वो लोग लिटरली वहां से भागे हैं। वो जिसको वो नहीं कहते कि जूते छोड़ के भाग जाना। प्लेन अफगानिस्तान फिर गए जी मैंने कहा फिर अफगानिस्तान गए थे, वहां फिर ऐसा ही होना था। हाँ नहीं, वो अफगानिस्तान में उस वक्त डेवलपमेंट एक्टिविटीज काफी हो रही थी, तो मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह थी। तो ए फर्ग्यूसन क्योंकि प्राइस वाटर हाउस कूपर्स का पाकिस्तान में वो है रिप्रेजेंटेटिव है, तो बहरहाल यहाँ से लोग गए हुए थे। ग्लोबल वो है फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ग्लोबली उनको वो आते रहते हैं, ऑडिट के ऑर्डर्स वगैरह आते रहते हैं। तो अब वो गए हुए थे वहां पे, वहां से फिर वो भागे। छोड़ा उन्होंने फिर भी नहीं। अच्छा। स्काइप पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड की, क्योंकि ऑडिटर के लिए लॉ के लिहाज से जरूरी है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड करेगा, जिसे एनुअल जनरल मीटिंग कहेंगे। और एनुअल जनरल मीटिंग में वो तमाम डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के सामने, अगर शेयर होल्डर कोई हो वहां पे तो ठीक, नहीं तो डायरेक्टर्स के सामने वो अपने एतराजात और वो सारी चीजें जो जो मसले उसको हैं वो खुल के बयान कर देगा। उसके अलावा वो रिपोर्ट साइन ही नहीं करेगा। और अगर उसने रिपोर्ट साइन ना की तो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकते। ऑडिटर्स को लॉ ने काफी प्रोटेक्ट भी किया हुआ है, काफी उनको पावर्स भी दी हुई हैं। तो पावर के साथ फिर खैर रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम भी है। अगर 2 नंबरी हुई भी थी और अगर आप विदाउट एनी ऑब्जेक्शन उसको ओके की रिपोर्ट दे दें तो आपकी बात पे बहुत से लोगों ने यकीन करते हुए इन्वेस्टमेंट्स और बाकी उनके साथ काम कर लेना है, और उसका सारा जो बोझ और मलबा होगा वो आपके ऊपर होगा। इस किस्म के काम भी हुए हैं कि 2 नंबरियां हो रही थी, बहुत टेक्निकल नेचर की हो रही थी, लेकिन हो रही थी, ऑडिटर्स नहीं पकड़ सके। फ्रॉड, एक बात याद रखिएगा कि फिर कनेक्शन अनस्टेबल लिखा आ रहा है। फ्रॉड, एक बात याद रखिएगा कि जितना मर्जी छुपाया जाए वो कुछ अरसे बाद अनफोल्ड जरूर होता है। तो वो अनफोल्ड हुआ, और आर्थर एंडरसन एक बहुत बड़ी ऑडिट फर्म थी, उनका ऑडिट जो लाइसेंस था वो इस बात पे कैंसिल हो गया था कि ये क्यों नहीं पकड़ सके। इतने अरसे से ये ऑडिट कर रहे हैं और इतने अरसे से ये 2 नंबरी हो रही है, तो ये पकड़ क्यों नहीं सके उनका ऑडिट जो। लेकिन हर दफा इस तरह नहीं होता। लेकिन खैर हम बात कहीं हमारी और निकल गई, और एनआरवी पे हम जरा बात जो है वो अपनी ले आए। या अगर कोई और क्वेश्चन है जो कि आपने सॉल्व किया हो और आपको समझ में ना आई हो, तो आप वो बता सकते हैं कि
क्वेश्चन हमने ये किए थे, ये समझ में नहीं आया, इसको एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन 16 और 17। एक ही तरीके से सॉल्व होंगे दोनों क्वेश्चन। होता यूं है, ये जो इस किस्म के क्वेश्चंस हैं, ये हमने अभी कल परसों भी हमने सॉल्व किया था कि इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं, परचेजेस ऐड करते हैं हम इसमें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करते हैं हम इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, अब सवाल में होता यूं है कि सिर्फ ये क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं होता, इसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें होती हैं वो हमें गिवन नहीं करती। क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं होता, बाकी जो कुछ भी होता है वो हमें गिवन होता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली गिवन नहीं होती। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने के लिए उसने दो काम किए हुए होते हैं। एक तो उसने सेल्स जो होती है वो हमें बताई हुई होती है, और दूसरा उसने काम किया हुआ होता है कि प्रॉफिट की परसेंटेज बताई हुई होती है। अभी प्रॉफिट की परसेंटेज क्यों बताई हुई होती है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। अब हमें कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सेल्स बता दी गई है पहले से ही, प्रॉफिट भी अगर हम कैलकुलेट कर लें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट हो जाए, और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट हो गया, बाकी तो ये सारी चीजें गिवन ही, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और हो सकता है कि ये भी गिवन है। तो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इन चीजों को दूसरी साइड पे लाएंगे, एडजस्ट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक मालूम हो जाएगा। तो दो चीजें सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए दे दी जाती है, एक सेल्स दे दी जाती है और एक प्रॉफिट दे दिया जाता है। प्रॉफिट की परसेंटेज दी जाती है, प्रॉफिट नहीं दिया जाता। उस परसेंटेज को हम अमाउंट में कन्वर्ट कर लिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में और क्वेश्चन नंबर 17 में जो मिसिंग चीज है वो ये है कि प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं दी गई। टू 2010 है, 2011 है, 2 साल गिवन है। जो चोरी हुई है वो 2011 में हुई। 2010 का डाटा हमें क्यों गिवन है? ताकि हम लोग 2010 का डाटा यूज करते हुए प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट करें। प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाती है? प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाती है? जी, प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होती है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हमें 2010 का कंप्लीट डेटा दे दिया गया है। टू 2010 का कंप्लीट डेटा दे दिया गया है, परचेजेस बता दी हैं, इसमें से रिटर्न्स एंड अलाउंसेस माइनस हो जाएंगे। परचेजेस में से रिटर्न्स एंड अलाउंसेस माइनस हो जाएंगे, तो वो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक वाली जो चीज है
वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। सेल्स भी बता दी है, जिसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर लेंगे। अभी कैलकुलेशन 2010 की जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस चीज के बराबर होती है? सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट किस चीज के बराबर होता है? सेल्स। और इस केस में हम नेट सेल्स लेंगे, सेल्स में से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2010 के हिसाब से बात कर रहा हूं तो गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक 2010 के हिसाब से बात कर रहा हूं, गिवन है। इन सब का फाइनल रिजल्ट होगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। और ये जब सब एडजस्टमेंट कर लेंगे तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। इस ग्रॉस प्रॉफिट को जब आप डिवाइड करेंगे सेल्स से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो जो परसेंटेज आएगी उसको आपने 2011 पे अप्लाई करना है। 2010 से परसेंटेज निकालेंगे, 2011 पे अप्लाई करेंगे। सेल्स की जो फिगर गिवन है, सेल्स की जो फिगर गिवन है वो है 2,83,300, माइनस कर लेंगे इसमें से 2,900। तो सेल्स की फिगर कितनी आ रही? 2,80,400। कितना? 2,80,400। 28,330 400। अच्छा, इसी तरह परचेजेस की जो वैल्यू है 2,80,400। अच्छा, परचेजेस की फिगर जो है वो भी इसी तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे। 1,56,430 में से 6,580 माइनस कर लेंगे। 1,49,850। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक 2010 का गिवन है कि नहीं गिवन? बिगिनिंग इन्वेंट्री बताई दी है हमें 780। 69,780। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई सवाल में है या नहीं है? एक भी डायरेक्ट एक्सपेंस सवाल में गिवन नहीं है। सैलरीज इज एन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, रेंट इज एन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, insurance is an administration expense, utilities is an administration expense, advertisement is a selling expense, depreciation is an admin expense। तो कुछ भी इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इसका मतलब है ये तो हो गया जीरो। अब रह गया क्लोजिंग स्टॉक। रह गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो 2011 का ओपनिंग स्टॉक 2010 का क्लोजिंग स्टॉक होगा।
2011 का ओपनिंग स्टॉक 2010 का क्लोजिंग स्टॉक होगा। ये माइनस करेंगे आप तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी। याद रखिएगा पहले इन चीजों का एक फाइनल रिजल्ट निकालना है। 69 780 149 850 और 74 620 इनका एक फाइनल आंसर निकालना है। उस फाइनल आंसर को 2,80,400 में से माइनस करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अभी तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे ना, जैसे हाँ जी, हाँ जी। अभी इनका करने के बाद, तो वो बिल्कुल, 1,45,010। ठीक है। और 1,45,010 को जब आप 2,80,400 में से माइनस करेंगी 2,80,400 1,35,390। हाँ 1,35,390। जी। अब आप, अच्छा ये सारी कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं 2010 की कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया 1,35,390। डिवाइड करेंगे इसे 2,80,400 से, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज क्या आ गई? 48%। एक मिनट वापस से कर लेते हैं। प्रॉफिट एक मिनट, 135,390 डिवाइडेड बाय 128,0400 into 48%. 48%। ठीक है जी। जी। अब हम 2011 की कैलकुलेशन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लूं इसका मैं तो चलेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम चलते हैं 2011 की तरफ। सेम ये काम हमें वहां पे रिपीट करना पड़ेगा। असल चीज जो याद रखने की है वो 48%। सेम ये सारा प्रोसीजर हमें वहां पे रिपीट करना पड़ेगा 2011 के लिए। सेल्स हमारी कितनी है? 2,80,400। चले, हमने तो खैर कैलकुलेट करना है ना। ओपनिंग स्टॉक है, ऐड करेंगे परचेजेस, ऐड करेंगे इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस करेंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है जो 2010 का क्लोजिंग नहीं, वो तो उन्होंने बताया हुआ ही 74,620। परचेजेस हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे परचेजेस? हाँ, ये 1,41,670 में से माइनस कर लेंगे 7,250। 1,34,420। अच्छा जी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 0। क्लोजिंग स्टॉक हमने करना है कैलकुलेट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें एक तो चाहिए सेल्स, सवाल में गिवन है। जी। 2,75,600 में से 3,400 माइनस कर लें, 2,72,200। अच्छा, और ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है? 48%। 48%। अच्छा, तो कहने का क्या मकसद हुआ कि अगर सेल्स आप करते हैं
तो उसमें प्रॉफिट 48% होता है। इसका मतलब है कॉस्ट कितने परसेंट होती होगी? 100 माइनस 48, 52 100 माइनस 48 जो कि है 52%। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड therefore would be 2,72,200 multiplied by 52%. One lakh 41,544. इसको यहाँ पे करें प्लेस। अब आपके पास इक्वेशन कंप्लीट है। ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, परचेजेस भी दूसरी तरफ जाएंगी माइनस हो जाएंगी, क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आपके पास आ जाएगी। 67,496. जी दिलावेज क्लियर है? Yes, sir. सर आपने इजी क्वेश्चंस दिए हैं ना, मतलब ऐसे इतने मुश्किल ही दिए ना। 1 घंटे का पेपर था तो फिलहाल सर तो फाइनल में मैंने कहा ना मिक्सचर रखा है। कुछ मतलब मिक्सचर क्वेश्चन भी हो जाएंगे। हो जाने चाहिए अगर आप प्रोसीजर यही होगा। अब देखें ना 6 में से अगर आप 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकती हैं तो जी। मेन मसला तो जो थोड़ा बहुत है वो दो क्वेश्चंस में पीछे रह जाता है, वो भी